तो डियर स्टूडेंट्स, मॉडर्न इंडिया के इस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग मूवमेंट में, रेवोल्यूशंस में बहुत सारे मूवमेंट को पढ़ चुके हैं, जिसमें 1857 से पहले का मूवमेंट, 1857 का जो रिवोल्ट था वो, इसके अलावा श्रमिकों ने जो आंदोलन किया था उसके बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब आज से एक नया टॉपिक शुरू होने वाला है। वो टॉपिक है कि किसानों का आंदोलन, यानी पीजेंट मूवमेंट। किसानों ने किस प्रकार से आंदोलन किया, तो ये भी एक बड़ा टॉपिक है। और इसमें 1757 से लेकर करके 1947 तक जितना भी पीजेंट रिवोल्ट हुआ उसका हम लोग आज के क्लास में अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा इंट्रो यानी भूमिका हम लोग देखने जा रहे हैं। जहां तक किसान का प्रश्न है, यानी पीसेंट का प्रश्न है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में दो परिदृश्य हम लोग को देखने पड़ेंगे। एक ब्रिटिश शासन से पूर्व, गलत, पहले ही सही था। एक ब्रिटिश शासन से पूर्व यानी पहले, और दूसरा ब्रिटिश शासन के पश्चात। तो ब्रिटिश शासन से पूर्व जो किसान की स्थिति थी, पोजीशंस ऑफ पीजेंट था, वो अच्छी थी। और इस अच्छी के पीछे जो तथ्य एग्जाम्पल उत्तरदायी है, काउंटेबल है, वो है निश्चित भू राजस्व, वो है भूमि क्रय विक्रय यानी परचेज सेल की वस्तु नहीं थी, और आकस्मिकता में, इमरजेंसी में राहत एवं सहायता दी जाती थी। जबकि इसके उल्टा हम लोग देखें तो ब्रिटिश शासन काल में शोषणात्मक रूप उभर करके सामने आया, और उसमें स्थिति खराब हुई किसानों की। और स्थिति खराब होने के लिए जो अकाउंटेबल थे, जो उत्तरदायी थे,
उसमें पहला ऊंचा भू राजस्व, दूसरा भूमि क्रय विक्रय की वस्तु बनी, सेल परचेज की, और तीसरा कि राहत एवं सहायता में। ठीक है, तो हम लोगों को जो आज के टॉपिक को देखना है, ये समझना है वो इस ढंग से कि जो किसान है, पीजेंट है, इसका अस्तित्व हमारे देश में शुरू से रहा है। जब से सभ्यता का विकास हुआ है, तो चूंकि ये भूमि ऐसी भूमि रही है कि जिसमें उत्पादकता बहुत अधिक थी। इसके लगभग 50% से ऊपर का भूभाग ऐसा है कि जहां आप खेती कर सकते हैं, और अगर पर्वतीय भागों की खेती या पठारी भागों खेती को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो ये प्रतिशतता 70% पहुंच जाती है। तो ऐसे में ये एक फर्टाइल लैंड रहा है शुरू से, और इसके जीविका का, ये इकोनॉमी का हर दौर में ये मेन बेस यानी मूल आधार रहा है। ऐसे में जो भी शासक वर्ग रहा, उसके लिए भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू एक आय का यह सबसे बड़ा स्रोत रहा है, और इसमें किसानों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। इसलिए किसान को हम, या किसानों के इतिहास को हम इग्नोर कर करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और जब तक किसानों के इतिहास को हम नहीं जानेंगे तब तक भारतीय इतिहास का अध्ययन अधूरा रहेगा। जहां तक पीजेंट या किसान का प्रश्न है, तो इसके इतिहास में ब्रिटिश काल में होने वाले आंदोलन अध्ययन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यह एक ऐसा वर्ग था जिस वर्ग ने ब्रिटिश शासन के पूर्व में विद्रोह नहीं किए, लेकिन ब्रिटिश शासन का जब समय शुरू होता है, स्टार्ट होता है 1757 से, तो उसी के बाद से विद्रोह भी शुरू होने लगता है किसानों का। और आम तौर पे हम लोग इतिहास पढ़ने के क्रम में किसानों के विद्रोह को भुला देते हैं या उस घटना को नहीं देख पाते हैं। सिर्फ राजनीतिक इतिहास पढ़ करके समझते हैं कि हमने आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ लिया, इसलिए ज़रूरी है कि आधुनिक भारत में किसानों ने जो विद्रोह किया उसको हम लोग जानें और समझें कि आखिर इनके असंतोष का कारण क्या था, और इन असंतोष को, इनके अनरेस्ट को अंग्रेजों के द्वारा दूर किया गया या नहीं, दूर किया गया तो किस हद तक, और नहीं दूर किया गया तो क्यों नहीं दूर किया गया। तो ये सभी प्रश्न जो ये क्लास शुरू हो रहा है उसके आंसर आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आम परिपाटी हम लोग की रही है कि कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने से पहले उसका एक समरी या ब्रीफ या इंट्रो के रूप में कुछ बातों को जानते हैं, ताकि हमको अंदर की बात अच्छी ढंग से समझ में आए। तो इसके इंट्रोडक्शंस में जहाँ तक प्रश्न है, तो उसमें हमें ये देखना है कि जो किसान है, जो पीजेंट है, उसकी स्थिति क्या थी, उसका पोजीशंस हमारे देश में क्या है। तो चूंकि हम लोग ब्रिटिश पीरियड्स को पढ़ रहे हैं, ब्रिटिश पीरियड के पीजेंट मूवमेंट को पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा पहले से इसका एक कंपैरेटिवली स्टडी, एक तुलनात्मक अध्ययन करें, तब पीजेंट मूवमेंट हम लोग को समझ में आएगा। तो इस क्रम में हमने दो हेडिंग बनाया है कि एक ब्रिटिश शासन के पूर्व किसानों की स्थिति क्या थी, और दूसरा कि ब्रिटिश शासन के पश्चात यानी आफ्टर ब्रिटिश रूल्स, ब्रिटिश शासन के पूर्व, ब्रिटिश शासन के पश्चात गलत हो जाएगा, ब्रिटिश शासन में कर लीजिए। ठीक है, सही होगा ब्रिटिश शासन में। तो किसानों की स्थिति क्या थी? तो सिंपल सी बात है कि ब्रिटिश शासन के पहले का अर्थ हुआ प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक, तो
तो उसमें किसानों की स्थिति कुल मिलाकर अच्छी थी, बहुत बुरी नहीं थी। कैसे, तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशंस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। किसानों के लिए सबसे बड़ा संबंध स्टेट और पीजेंट के बीच क्या होता था? तो अभी अभी मैंने बताया कि चूंकि ये एक फर्टाइल लैंड है, इसलिए किसी भी स्टेट का, किसी भी किंग का सबसे बड़े आय का स्रोत जो था वो लैंड रेवेन्यू था, भू राजस्व था। तो इसके संबंध जो थे भू राजस्व के, वो क्या थे एंशिएंट पीरियड में या मिडेवल पीरियड में? तो इसको डेटा के हिसाब से अगर हम देखें तो किसी भी शासन काल में 1/4 से अधिक नहीं रहा। अगर शासक के द्वारा अन्य सुविधाओं में मुख्य रूप से सिंचाई की सुविधा, यानी नहरें बना दी या पानी दे दिया, तो उसके लिए अलग से राशि ली जाती थी, वरना आम जो भू राजस्व की दर था वो 1/4 ही रहा। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि 1/6 तक भी भू राजस्व की दर किसी शासक ने लिया है। जैसे आरंभिक पीरियड का आप हिस्ट्री पढ़ेंगे एंशिएंट पीरियड का, तो उसमें 1/6 ही था। मौर्यों का इतिहास अगर आप देखेंगे तो 1/6 से लेकर 1/4 तक चला। तो प्राचीन काल में भू राजस्व की दर यही थी। मध्यकाल जब आता है तो उसमें भी दर लगभग 1/3 या 1/4 ही रहता है। किसी किसी शासक ने, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, इसने भू राजस्व की दर को 1/2 यानी 50% किया था। बाकी जो भी शासक वर्ग था उसके शासनकाल में भू राजस्व की दर 1/3 या 1/4 ही रहा करता था। शिवाजी के समय में भी भू राजस्व की दर 40% तक किया गया, तो शिवाजी के द्वारा कुछ सेवाएं दी जाती थी इस आधार पर। लेकिन अगर ब्रिटिश शासन काल में देखें, जो इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं तब हम आएंगे, तब तुलना कीजिएगा। तो इस तरीके से जो एक निश्चितता थी लैंड रेवेन्यू में कि इससे अधिक नहीं लिया जाएगा आपसे, तो ऐसे में किसानों के लिए खेती करना एक प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, एक उपयोगी आर्थिक गतिविधि थी। और भारत इस कंटेक्स्ट में अति उत्पादन हर दौर में रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस प्रोडक्शंस, अधिशेष उत्पादन। और यहाँ जो भी विकास हुए, चाहे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का नगरीकरण हो या मध्यकाल में बड़े बड़े मोन्यूमेंट्स का बनना हो या विकास की धाराएं बहना हो, इस सब में भूमिका जो रही वो ये कि सरप्लस प्रोडक्शंस हुआ किसानों के पास। तो इस आधार पे उनका जीवन स्तर ऊंचा हुआ और साथ ही साथ जो शासक वर्ग था उसको अधिक रेवेन्यू कलेक्ट हुआ। जिस दौर में नहीं हुआ तो वो तंत्र यानी वो मोनार्की समाप्त भी हो गई। आप गौर से अगर पॉलिटिकल डिक्लाइन को देखेंगे, चाहे मुगलों का डिक्लाइन हो या दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन हो या एंशिएंट पीरियड में गुप्तों का डिक्लाइन हो या मौर्यों का डिक्लाइन हो, इसमें पीजेंट का असंतुष्ट होना या भू राजस्व की सही प्राप्ति नहीं होना भी एक कारण रहा। इस वजह से ये सारे एम्पायर जो है वो डिक्लाइन कर गए, पतनशील हो गए। बात समझ में आ रही है? तो इसका बहुत महती भूमिका, पिवटल रोल रहा है राजनीतिक स्थिति को शक्तिशाली बनाने में या उसके पतनशील करने में। तो इस हिसाब से भू राजस्व निश्चित था, जिससे उत्पादन अधिक हो रहा था। सबसे बड़ी बात थी कि भूमि जो थी वो क्रय विक्रय की वस्तु नहीं थी। भूमि प्राचीन काल में भी और मध्यकाल में भी उत्पादन की वस्तु थी, ये खरीदने बेचने की वस्तु नहीं थी। इससे अनाज पैदा किए जाते थे, उससे लोगों का भरण पोषण होता था और इसके अधिशेष के उत्पादन से, सरप्लस प्रोडक्शन से दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती थी। तो मूलभूत था यही। और इसके पीछे कॉज क्या था कि अगर किसी किसान ने खेती नहीं किया एक निश्चित समय में, तो राज्य उससे खेती ले करके दूसरों को दे दिया करती थी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जमींदारी का भी जो उदय हुआ, या भारतीय फ्यूडलिज्म का भी जो उदय हुआ, ये यूरोपीय फ्यूडलिज्म से इस रूप में भी भिन्न था ये कि यहाँ के फ्यूड, यहाँ के सामंत या यहाँ के जमींदार या जागीरदार, जो कह लीजिए, अलग अलग नामों से जाने गए हर इलाके में,
तो उनका किसानों के बीच जो कॉम्पैक्ट था, जो रिलेशंस था, वो उत्पादन पर निर्भर था। जब तक वो उत्पादन करते रहते थे तब तक जो है वो किसान को जमींदार नहीं हटाता था। और इसी ग्राउंड पे किसान के भी एक वर्ग नहीं थे, एक किसान ऐसा डेवलप हुआ जो खुदकाश्त था। खुदकाश्त माने खुद से खेती करता था, और यही एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसे हम किसान कह सकते हैं। उसके बाद दूसरा वर्ग किसानों का ऐसा उभर करके सामने आया था अंग्रेजों से पहले, जिसको पाही काश्त कहते थे। पाही काश्त ऐसा किसान जो दूसरों के जमीन पे खेती करता था, जैसे जमींदारों के जमीन पे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब जमींदार उसको जमीन जो देता था वो शर्त ये रहती थी कि आप इस पर उत्पादन कीजिए, और उत्पादन करके क्या, तो आप एक निश्चित भू राजस्व हमें दे दीजिए और बाकी उत्पादन जो है वो आपका। और निश्चित क्या था, तो 1/3 या 1/4। तो इस तरीके से पाही काश्त का जो भूमि से संबंध था वो उत्पादन से था। तीसरा कैटेगरी था जिसको बोलते थे मुजारियान। ये एक प्रकार का अभी के अगर तुलना कीजिए तो लैंडलेस लेबरर के रूप में आप उसको कह सकते हैं मुजारियान को। ये क्या था कि ट्रांसफरेबल वर्क करते थे ये, मतलब जहां इनको खेती मिल गई या जहां काम मिल गया या जिस इलाके में इनको उम्मीद हो कि ज्यादा लाभ हो रहा है, तो ये वहां माइग्रेट कर जाते थे, परिवर्जन कर जाते थे और वहां जाकर के अपनी जीविका चलाते थे। तो हमें साबित ये करना है कि भूमि पूरे पीरियड में, यानी एंशिएंट टू मिडेवल, क्रय विक्रय की वस्तु नहीं थी। इसलिए इसमें शोषण का रूप उभर करके सामने नहीं आया, एक्सप्लॉयटेशंस का शक्ल नहीं उभर करके सामने आया। सीधा सीधा मामला था कि उत्पादन, लाभ, भू राजस्व। और यही नहीं था, आगे बढ़कर देखेंगे तो ऐसे सिंपली वे में लाइफ नहीं चलता है। कभी कभी किसानों के जीवन में इमरजेंसीज भी आते हैं। तो इमरजेंसीज के रूप क्या है? उनका पर्सनल इमरजेंसी हो सकता है या कलेक्टिव इमरजेंसी हो सकता है। कलेक्टिव इमरजेंसी में क्या भाई, तो अकाल पड़ गया, बाढ़ आ गया जिससे फसल नहीं हो पाई, या फिर उनका व्यक्तिगत कोई समस्या है। तो इन दोनों समस्याओं में किसान जिन पर डिपेंडेंट होता था, या तो जमींदार पर डिपेंडेंट हो या स्टेट पर डिपेंडेंट हो, क्योंकि भूमि का एक रूप ये भी था जिसको प्राचीन काल में सीता भूमि कही गई है और मध्यकाल में खालसा भूमि कही गई है। प्राचीन काल का सीता भूमि और मध्यकाल का खालसा भूमि ऐसा भूमि था जो राज का भूमि था। तो किसान की डिपेंडेंसी सिर्फ जमींदारों पर ही नहीं थी। भूमि का एक रूप ऐसा था जो राज का था, और उस पर जो भूमि किसान खेती करता था उसकी आकस्मिकता का, इमरजेंसी का समाधान स्टेट करता था, और जो जमींदारों के अधीन किसान होते थे उसका इमरजेंसी का रिजॉल्वेशन कौन करता था? जमींदार करता था। तो इसलिए इमरजेंसी में भी, उसकी आकस्मिकताओं में भी उसको या तो राहत दिया जाता था या सहायता दिया जाता था। राहत क्या? भू राजस्व की दर को घटा देना, भू राजस्व माफ कर देना, भू राजस्व अगले वर्ष पे टाल देना। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिससे किसान का जीवन संकट में नहीं होता था। ये सब याद रखिए कि यही सब चेंज करता है ब्रिटिश पीरियड में, जिससे किसान की स्थिति दयनीय होती है। आपको शुरू में हमने कहा कि आप तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, कंपैरेटिवली स्टडी कर रहे हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ब्रिटिश शासन में क्या होता है, तो सीधी सी बात है कि रूप एक्सप्लॉयटरी हो जाता है, नीति ही शोषणात्मक बनती है। लोगों का जीवन सुविधापूर्ण होगा या असुविधापूर्ण होगा, इसका निर्धारण कैसे होता है? बोलिए। लोग खुशहाल होंगे, हैप्पी होंगे, या उदास होंगे, सैड होंगे, इसका निर्धारण कैसे होता है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ये हम जानना चाहते हैं। वेरी गुड। ये शासन की नीतियों के कारण होता है।
और लोग समझ नहीं पाते हैं। जब तक लोग समझ नहीं पाते हैं तब तक तो शोषण का एक ऐसा दौर चल चुका होता है कि ये विरोध करने के लायक भी नहीं रहते। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और शासक वर्ग ये अच्छी तरीके से जानता है। यही नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी कि पॉलिसीज को ही शोषणात्मक बना दिया, एक्सप्लॉयटरी बना दिया, और जनता इस एक्सप्लॉयटरी पॉलिसी से अनभिज्ञ थी, उसको नहीं पता था, और उसके नहीं पता होने का लाभ अंग्रेजों ने खूब उठाया। और ये भी आप रखिए अपने पास कि ये चीज जो थ्योरेटिकली मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट का रिलेशन जनता के साथ, ये हर दौर में रहा है और हर दौर में रहेगा। और जिसके लोग अगर इसको समझते हैं, वही एक्सप्लॉयटेशन रुकता है और वही कंट्री, वही देश एक डेवलप कंट्री बनता है। तो ये एक थ्योरेटिकल बात है जो हर दौर में और हर समय में लागू होता है। इसके लिए कोई टाइम पीरियड का कैद नहीं है, टाइप ऑफ गवर्नमेंट का भी कोई कैद नहीं है। तो अब ब्रिटिश पीरियड में जो शोषणात्मक पॉलिसीज अपनाई गई, उससे किसानों की स्थिति काफी दयनीय होती है। और इसमें इसी की तुलना हमने किया है, 3 इधर बताया है तो 3 इधर बताते हैं, ताकि बिल्कुल डेटा के हिसाब से आपके पास सारी चीजें इक्वलिटी के साथ, बराबरी के साथ जाए। यहां हमने बताया भू राजस्व, यहां भी भू राजस्व पहला टॉपिक है। यहां हमने बताया कि 1/3 या 1/4 से अधिक नहीं, रेयर ऑफ रेयर कभी कभी 1/2 हुआ है, जिसका नाम मैंने ले लिया। लेकिन ब्रिटिश पीरियड में जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम डेवलप किया गया, वो 3 तरह के लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स था, जिसको हम लोग पूर्व के क्लास में पढ़ चुके हैं। हम चाहते हैं कि आप तीनों के नाम बताएं ताकि हम जाने कि आपको पहला क्लास याद है कि नहीं। नंबर 1, पहले टाइप का लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंग्रेजों ने किस टाइप का इजाद, क्या नाम था उसका? जमींदारी व्यवस्था। उसका दूसरा नाम अस्थाई बंदोबस्त, तीसरा नाम इस्मतरारी प्रथा। ये हुआ ए टाइप ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। दूसरा टाइप क्या था? रैयतवाड़ी। तीसरा टाइप क्या था? महालवाड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप ये साबित कर दिए कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्योंकि नाम बता देना ही ये इस बात को प्रूफ करता है कि आपका क्लास बहुत सीक्वेंस के साथ चल रहा है। इसके अंदर की बात भी आपको याद होगी, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। तो हमें जो इस 3 शब्दों को यहाँ एक्सप्लेन करना है वो ये कि चाहे अस्थाई बंदोबस्त हो, परमानेंट सेटलमेंट हो, या महलवाड़ी व्यवस्था हो, या रैयतवाड़ी व्यवस्था हो, नेचर कुछ भी हो, लेकिन एक चीज सभी में समान था। और वो समानता क्या थी कि सभी में भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू ऊंचा था। और ये लैंड रेवेन्यू ऊंचा ऐसा था कि आप आज के दौर में इसकी परिकल्पना नहीं कर सकते। 80% तक भू राजस्व की दर थी, 80%। सिर्फ नाम कहने का होता था कि हमने 33 लगाया, 40 लगाया, 50 लगाया, लेकिन ग्रेजुअली ब्रिटिश पीरियड में हमने आपको पढ़ाया है कि किस ढंग से अस्थाई बंदोबस्त में भू राजस्व की दर को बढ़ाया गया। और बंगाल जहां ये सबसे पहले लागू किया गया, 20 वर्षों के अंदर ही सिर्फ इस बढ़े हुए भू राजस्व के कारण वहां जो अकाल आया, जो मानव जनित था, उसके वजह से 1/3 जनसंख्या 20 वर्षों में बंगाल की खत्म हो गई थी। और दूसरा जो उसका रूप था वो ये कि इसके सूर्यास्त कानून के माध्यम से, सनसेट लॉ के माध्यम से, हम समझते हैं, याद होगा आपको, भूमि क्रय विक्रय की वस्तु बन गई। अगर साधन नहीं है, पैसा नहीं है किसान के पास तो कोई बात नहीं, पैसा नहीं है जमींदार के पास तो कोई बात नहीं, हम आपकी जमीन को बेच करके हम भू राजस्व ले लेंगे, आपको चिंता करने की बात नहीं। आपकी स्थिति क्या होगी आप जानिए, और आपके स्थान पर हम दूसरा जमींदार खड़ा कर देंगे। तो इस तरीके से भू राजस्व की ऐसी नीति बंगाल में अपनाई गई कि उससे अंग्रेजों की आय तो निर्धारित हो गई कि हर साल इतना होगा,
लेकिन किसानों की आय निर्धारित नहीं हुई। किसान गरीबी में, निर्धनता में, पॉवर्टी में धीरे धीरे धंसते चले गए। किसानों से जमीन छीनता चला गया और ऊपरी स्तर पर जमींदारों का एक ऐसा वर्ग उभर करके सामने आया जो अपने ही भाई किसानों का शोषक बन गया और बाहरी भाई यानी अंग्रेजों का जो है वो हिमायती बन गया। तो ये जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स था, आप देख लीजिए कि दोनों में कितना महान अंतर है। अब ऐसे में किसानों का विरोधी होना स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि नहीं? किसान कब तक चुप रहता? तो जो भू राजस्व की स्थिति थी अंग्रेजों के पीरियड में, जो पूर्ववर्ती स्थिति से काफी अलग थी, काफी भिन्न थी, उसने किसानों को आंदोलन करने के लिए मजबूर किया। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है यहां तक? अब देखिए दूसरा कि भूमि क्रय विक्रय की वस्तु, तो हम समझा ही चुके हैं आपको अभी फौरन कि यहां नहीं था और यहां हो गया, जो एक्सप्लॉयटेशन का एक साधन बन गया। तो भूमि का जो मामला है वो शुरू से पेचीदा रहा है। शुरू से का मतलब ब्रिटिश शासन के आने के बाद से, और आज तक ये प्रक्रिया जारी है। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया नहीं है। कोई भी शासक वर्ग होता है वो सबसे पहले भूमि पर ही कब्जा करता है, क्योंकि भूमि एक ऐसी वस्तु होती है जिससे कम समय में अधिक धनाढ़ बनने का रास्ता खुल जाता है। ये थोड़ा सा एग्जांपल देंगे तो आप समझ जाइएगा। आप कितना भी मेहनत करते रहे, कितना भी पढ़ाते रहे, कि निर्धारित पैसा ही मिलेगा ना। मान लिया प्रोफेसर बन जाए, हमको 2 लाख रुपए मिलेगा, लेकिन जो जमीन का ब्रोकरी कर रहा है अभी, वो पता है आपको, एक डील हो गया तो उसको 1-2 करोड़ मिल जाएगा। अब वो 1-2 करोड़ रुपया का मालिक एक दिन में हो गया, बैठा रहेगा, फिर वेट करेगा कहीं पर। तो अब ऐसी स्थिति में क्या आप देख रहे हैं अपने सोसाइटी में? तो भू माफिया का एक पूरा रैकेट बन गया है, जो दौलतमंद बनने का एक बहुत आसान साधन है। बोलिए है कि नहीं? अभी आपके बिहार राज्य के पटना जो राजधानी है, वहां एकदम हार्ट ऑफ द सिटी गोपाल खेमका को मार दिया गया दिन दहाड़े। मतलब कोई जंगल झाड़ में नहीं रह रहे थे, आपके राज्य की राजधानी में, वो भी वो जगह जो एकदम उसको हार्ट ऑफ द पटना कहलाता है, वहीं पर उनका घर था। तो पता क्या चला कि यहां भी जो मामला है वो भूमि का ही मामला है। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल देके सिर्फ ये साबित करना चाह रहे हैं कि अंग्रेजों ने जो बीज बोया था, वो बीज के जो वृक्ष बने, तो उसको समय समय पे उसकी टहनियां जरूर काटी गई, लेकिन उस नीति को जड़ से खत्म नहीं किया गया। तो आप एक आईएएस अफसर बनने वाले हैं, आप पर देश का दारोमदार होगा, नेताओं पर दारोमदार नहीं होता है। देश जो है पढ़ा लिखा आदमी चलाता है। तो हम चाहते हैं कि आप एक ऐसा आईएएस अफसर बने जो देश की सारी परिस्थितियों से अवगत हो। वहां जो जाए तो ये महसूस करे कि हमें किस तरह की नीतियां अपनानी है। वो नीतियां नहीं अपनानी है जो एक्सप्लॉयटरी होगी। हमको वो नीतियां अपनानी है जिससे देश के लोगों का भला होगा। तो यहां पर आपको एक विज्ञान दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? इतिहास में विज्ञान। इतिहास सिर्फ किस्सों कहानियों की चीजें नहीं है। इतिहास को जिसने बढ़िया से समझ लिया, उसका जीवन संवर गया। ये हमेशा रिलीवेंट रहता है। आपने एक सेंटेंस सुना होगा, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। अगर आप इस दोहराव को नहीं महसूस करते हैं तो फिर आप पिछड़ जाएंगे डेवलपमेंट से। बहुत जरूरी है साहब। अब दूसरा, एक तीसरा डिफरेंस ये था कि भाई इमरजेंसी तो एक प्राकृतिक घटना है, इस पर इंसानों का कोई कंट्रोल नहीं है। कोई भी इमरजेंसी आ सकती है। कोई बीमार ही पड़ गया, चाह के थोड़ी बीमार पड़ता है। किसी का फसल ही बर्बाद हो गया, खुद थोड़ी बर्बाद कर गया। अरे भाई पानी नहीं हुआ, ये पानी ज्यादा हो गया, हो गया। अब ऐसे में जो साथ वाले लोग हैं उनकी पॉलिसीज क्या है? तो ब्रिटिश से पहले जो साथ वाले लोग थे, यानी जमींदार और सरकार, ये क्या करते थे? तो राहत करते थे। राहत के बहुत सारे रूप थे, जैसे सोंधर ऋण दे दिया, तकाबी ऋण दे दिया। ठीक है? प्राचीन काल में भी
इस तरह की कृषि ऋण के एग्जाम्पल्स हम लोग को मिलते हैं, या भू राजस्व को कम कर दिया, या बहुत बड़ा अकाल पड़ा तो भू राजस्व को माफी कर दिया, या सरकार देख रही कि हमारे पास ही पैसा नहीं तो भू राजस्व को अगले वर्ष पर टाल दिया, जिसको अबवाब बोला जाता था, बकाया। एक टैक्स था दिल्ली सल्तनत के पीरियड में, उस टैक्स का नाम क्या था? अबवाब। अबवाब का मतलब ऐसा टैक्स जो पिछले साल का बकाया हो। तो बकाया किसका? भू राजस्व का ही होता था। तो इस तरीके से ये जो घटनाएं हैं, जो कॉज है, वो सभी के सभी से भारतीय किसानों का अंग्रेजों के द्वारा शोषण किया गया, और इस शोषण का रिजल्ट था कि किसानों ने भी विद्रोह कर दिया। अब बात समझ में आई? अब देखिए, इसी में एक चीज और हमें बतानी है कि जो किसान आंदोलन थे, जो पीजेंट मूवमेंट थे, वो इसका विभिन्न चरण था। यानी डिफरेंट स्टेज था। हम डिफरेंट स्टेज में क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि किसान आंदोलन ने जो नीतियां अपनाई, जो पॉलिसीज अपनाया, वो एक तरह का नहीं था, वो डिफरेंट था। नहीं समझ में बात आई? हम कहना ये चाह रहे हैं आपसे कि अभी हमने आपको कहा कि किसान आंदोलन 1947 से लेकर 1757 से लेकर के जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों का शासन भारत में स्टैब्लिश्ड होता है, स्थापित होता है, वैसे ही विद्रोह भी किसानों का शुरू हो जाता है उसके 10 ही 20 साल के अंदर। और उस समय से लेके ये घटना 1947 तक, तेभागा सबसे अंतिम विद्रोह था किसानों का। तो उस समय में सन्यासी से लेकर के तेभागा तक आंदोलन होता ही रहा। तो इसको डिफरेंट स्टेज में क्यों हम बांट रहे हैं, ये हम कहना चाहते हैं। तो डिफरेंट स्टेज में बांटने के पीछे कारण ये था कि जो किसानों ने विद्रोह तो हमेशा किया, लेकिन विद्रोह करने की नीतियां हर समय अलग अलग रही, और इसी कारण से जो है वो हम लोग जो किसान आंदोलन है उसको 3 चरणों में बांटकर अध्ययन करते हैं। प्रथम चरण, फर्स्ट फेज, ये जो था 57 से लेकर करके 1857 तक, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से इस चरण में ट्राइबल्स रिवोल्ट हुए। जो जनजाति थे वो भी किसान थे, तो ट्राइबल्स रिवोल्ट इस पीरियड में हुए, और ये डायरेक्ट ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ था। इनका एक ही था कि हमारे यहां से ब्रिटिश सत्ता भारत से खत्म हो या नहीं हो, वो ये नहीं चाह रहे थे। लेकिन वो ट्राइबल्स का क्या, जो जंगल में रह रहा है, और जंगल को ही उनकी सारी दुनिया थी। उनके यहाँ भारत नाम का कोई कंसेप्ट नहीं था। उनका जो भी था, जितना बड़ा एरिया था, जंगल था, वही उनका देश था। तो यहाँ किसी बाहरी लोगों का, जिसको लोग दीकू कहते थे, वो प्रवेश नहीं। उनके सामने दीकू में अंग्रेज भी बाहरी थे, यहाँ के बनिया सेठ साहूकार भी बाहरी थे। ऐसा नहीं थे कि वो डिफ्रेंशिएट करते थे, ये अंग्रेज हैं, ये भारतीय हैं, ये मेरे भाई हैं, इनसे मोहब्बत करो, इनसे नफरत करो, ऐसा नहीं था। वहां जो भी एकदम काला कलूटा से हट करके रंग वाला गया, वो सब का सब दीकू, चाहे वो देशी हो चाहे वो विदेशी हो। तो उनके खिलाफ एकदम जम करके आंदोलन हुए, लोग बर्बाद हो गए, मारे गए, लेकिन उन्होंने अपने आंदोलन को समाप्त नहीं किया।
और इसे अंग्रेजों ने सैनिक कार्रवाई के जरिए इन सारे रिवोल्ट को दबाया, जिसमें भारतीयों ने साथ दिया। कौन भारतीय? जो उनके समान दिकू थे। बात समझ में आई? लेकिन जो दूसरा चरण है, यानी सेकंड फेज है, ये 1857 से लेकर के 1990 तक, ठीक है। इसमें क्या हुआ साहब? तो जो भी किसान आंदोलन हुआ, मुख्य रूप से दो जानेंगे आप लोग, एक पाबना विद्रोह, एक दक्कन का दंगा। तो ये दोनों जो होता है, इसमें किसानों ने घोषणा कर रखी थी कि हम महामहिम विक्टोरिया रानी के खिलाफ नहीं है, हम ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ नहीं है, हम जमींदारी प्रथा के भी खिलाफ नहीं है, बल्कि हमारा जो शोषण हो रहा है भूराजस्व के आधार पे, या जो हमारा अधिकार है, जो अधिकार छीना जा रहा है, उसके खिलाफ हम हैं। तो इसीलिए अंग्रेजों ने देखा, ब्रिटिश सत्ता ने देखा कि ये तो हमारे सत्ता के समर्थक हैं, इसलिए इन विद्रोहियों के या इन किसानों की मांगों को मान लिया गया। बात समझ में आई? अब आइए तृतीय चरण, यानी थर्ड फेज। थर्ड फेज ये 1919 से लेकर के 1947 तक चला, ठीक है। इसमें क्या मामला हुआ कि किसान थे लेकिन भारत के ही लोग थे, और इस समय जो नेशनल मूवमेंट है हमारा, राष्ट्रीय आंदोलन, वो एक मास मूवमेंट बन चुका था, जन आंदोलन बन चुका था, और किसान भी यहाँ के जन थे, यहाँ के लोग थे। इसलिए इनका राष्ट्रीय आंदोलन से लगाव न हो, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। तो ये भी राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए। लेकिन यहां पर जो स्थिति उभर करके सामने आई, वो जो श्रमिकों के कंटेक्स्ट में हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि यहां पर जो किसान है उसके संबंध दो और लोगों से हो रहे हैं। यहां ट्रायंगुलर रिलेशंस बन रहा है, एक राष्ट्रीय आंदोलन से भी और दूसरा अंग्रेजों से भी। तो ऐसे में किसानों की जो स्थिति हो गई वो द्वंद्वात्मक हो गई, ड्युअलिस्टिक कैरेक्टर के हो गई है। कैसे, वो जरा हम समझाते हैं कि यदि किसान आंदोलन ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ हो रहा हो तो नेशनल मूवमेंट के लोग या कांग्रेस के लोग या राष्ट्रीय नेतृत्व किसान आंदोलन का साथ देती थी। और जैसे ही ये किसान, चूंकि एक्सप्लॉइटर तो भारतीय भी थे ना, खाली अंग्रेज थोड़ी थे किसानों के। कुछ एरियाज में जो जमींदार थे वो भी भारतीय किसानों का शोषण कर रहे थे, क्योंकि ये वो जमींदार नहीं थे जो प्राचीन काल या मध्यकाल के थे। ये अंग्रेजों द्वारा पैदा किए गए जमींदार थे जो अंग्रेजों की नीतियों को अप्लाई कर रहे थे, इसलिए ये भी भारतीयों के एक्सप्लॉइटर थे। तो अगर जमींदारों के खिलाफ किसान आंदोलन हो जाता था तो फिर राष्ट्रीय नेतृत्व उस किसान आंदोलन से अपना हाथ खींच लेता था। इसका एक एग्जाम्पल देंगे तो आप समझ जाइएगा और पढ़ाएंगे भी, लेकिन इस इंट्रो को समझाने के लिए वो एग्जाम्पल देना जरूरी कि अवध में किसान आंदोलन हुआ। तो अवध में जो किसान आंदोलन हुआ उसमें जवाहरलाल नेहरू और इंदुलाल याज्ञिक, ये सब नेता ने अवध किसान सभा की स्थापना की थी, और झिंगुरी लाल, बाबा रामचंद्र, ये सब नेतृत्व उभर करके सामने आया था किसानों का। बाबा रामचंद्र को
जब अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया झूठा मुकदमा करके, तो गांधी जी उनको छुड़वाने के लिए आए थे। तो ये जो अवध किसान आंदोलन चल रहा था ये अंग्रेजों के विरुद्ध था, इसलिए गांधी जी भी इसमें शामिल हो गए, जवाहरलाल नेहरू भी इसमें शामिल हो गए। लेकिन वहीं पर 1921 में, ये 20 तक चला, 21 में उसी अवध में एक और नेता का उदय होता है जिसका नाम था मदारी पासा। तो मदारी पासा ने एका आंदोलन चलाया, एका मूवमेंट। और ये जो एका आंदोलन था, एका मूवमेंट था, ये अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, ये भारतीय जमींदारों के खिलाफ था, यानी यूपी के जो मामलतदार थे उनके खिलाफ था। नतीजा क्या हुआ कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने एका आंदोलन से अपना समर्थन वापस ले लिया, यानी किसान आंदोलन जो हो रहा था अवध में उससे वापस हो गए वो। और फिर मदारी पासा का क्या हुआ आज तक पता नहीं चला। तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल देके हम ये समझाना चाहते हैं कि जो थर्ड फेज का पीजेंट मूवमेंट था, वो पीजेंट मूवमेंट का कैरेक्टर डुअलिस्टिक था। अगर वो पीजेंट मूवमेंट अंग्रेजों के खिलाफ होता था तो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता साथ देते थे, और अगर वो भारतीय जमींदारों के खिलाफ होता था तो उससे अपना हाथ खींच लेते थे। और लास्ट फेज में पढ़ने में बड़ा आपको मजा आएगा कि अभी जो ऊंची जाति और नीची जाति पर हम लोग इतने बहस करते हैं, अगर इतिहास हम लोग पढ़ेंगे जानेंगे तो ये सारे झगड़े आपके समाप्त हो जाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि हम उस कंटेक्स्ट में अपनी बात को, आज तो नहीं लेकिन जब मौका मिलेगा तो हम जरूर आपको बताएंगे। तो ये पूरी बात समझ में आ गई। इसमें कोई क्वेश्चंस आपको नहीं करना है। अब हम दूसरा स्लाइड ले सकते हैं या लिखेंगे? जल्दी बोलिए। सभी लोगों ने लिख लिया? हाँ बोलिए, क्या कोई एनी क्वेश्चंस? क्या प्रश्न है आपका? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है? माने हम इतना अच्छा समझाते हैं कि आप समझ जाते हैं, या आप झूठ बोलते हैं कि समझते नहीं है, चलो मामला टला, समय पास हुआ, ऐसा बात नहीं ना है? चलिए, नहीं पूछना जरूरी है भाई, इसलिए कि आपका टेस्ट होगा और भी बहुत सारी बातें होती रहेंगी, तो उसमें आप मजबूती के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। बोलते क्या नहीं कि लिख लिए, खाली ऐसे कलम चाह समझे कि आप लिख रहे हैं? कोई आपका इंप्रूवमेंट ही नहीं है? क्या बोले आप? वो लिख चुके हैं। चलिए, तो अब सीक्वेंस में शुरू करते हैं हम लोग, कौन कौन रिवोल्ट है। तो सबसे पहला जो हम आज पढ़ाने, ये आपको अभी तक हमने इंट्रो बताया आपको। अब जितने रिवोल्ट हैं वो सब क्रम से हम बताना शुरू कर रहे हैं, और आप एनालाइज कीजिएगा कि ये किस चरण के हैं, पकड़ लीजिएगा। तो उसमें है पहला है सन्यासी विद्रोह। आपको पता है कि हमें पता है कि आप ये पूर्व में हम पढ़ा चुके हैं, 1857 के पूर्व के विद्रोह में ये आ चुका है। फिर यहाँ क्या जरूरत है? तो जरूरत इसलिए कि वहां पढ़ने का तरीका अलग था, वहां इसको हम लोग एक ट्राइबल्स रिवोल्ट के रूप में देख रहे थे, यहाँ इसी को हम लोग एक पीजेंट रिवोल्ट के रूप में देखेंगे। तो लिखने में और बोलने में क्या डिफरेंस होता है वो देख लीजिए कि ये एक्चुअली में 1763 से लेकर के 1800 सी तक चलता है ये, ठीक है। और इसके जो मुख्य वो कोई खास बात नहीं, ठीक है। रिवोल्ट का कोई एकदम फिक्सेशन जो है वो आप नहीं कर सकते हैं, आप वहाँ सुधार कर लीजिएगा, हम यही बोलेंगे आपको, ठीक।
वो भी सही है बाबू, ठीक वो भी तो हम ही पढ़ाए हैं। इनका सवाल दूसरा है कि बोतल एक ही है, चीज दो कैसे आ गया, है ना? एक में थोड़ा नशा कम है, एक में थोड़ा ज्यादा है। तो इनका ये सवाल था। तो उसका जवाब ये है कि आप ऊपर वाला पी लिए होंगे, नीचे वाला छोड़ दिए होंगे। तो इसके जो मुख्य लोग कह लीजिए, वो तो सन्यासी थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इन सन्यासियों को जो सहयोग दिया वही बाद में चल करके मेन बने। और उसमें क्या कौन थे? तो अपदस्थ कर्मचारी या बहुत सारे अपदस्थ जमींदार भी थे या किसान। उसमें हम पढ़ा चुके हैं कि एक्चुअली में सन्यासियों ने रिवोल्ट क्यों किया था। तो सन्यासी वास्तव में साधु नहीं थे, बल्कि ये मराठा सेना में, अवध के सेना में, बंगाल के सेना में कर्मचारी थे, सिपाही थे। और जब इनकी सत्ता समाप्त हो गई या कमजोर हो गई तो नौकरी से ये हट गए। तो एक्चुअली में ये अधिकांश लोग अपर कास्ट के लोग थे। तो जब नौकरी चली गई तो क्या करेंगे? ये सारे के सारे सन्यासी बन गए। और ऐसी परिस्थिति में अंग्रेजों ने तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया कि कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग नहीं करेगा। और ये इनके लिए असहनीय हो गया। पहले ही ब्रिटिश नीति से लोग असंतुष्ट थे ही, ऐसे में इनके जीवन का अंतिम आधार भी समाप्त हो गया। तो इस कारण से जब इन लोगों ने रिवोल्ट किया, तब इसका साथ जो आम लोग थे, जैसे अपदस्थ कर्मचारी थे या फिर जो अपदस्थ जमींदार थे या फिर आम किसान थे, तो ये सभी के सभी ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसी से इन सभी पर एडवर्स इफेक्ट, उल्टा प्रभाव पड़ रहा था। उल्टा प्रभाव का अर्थ क्या है? कि इनकी आय जो है घटती जा रही थी और सारा का सारा राशि इनको भू राजस्व के रूप में दिया जा रहा था। साथ ही साथ जो नई भू राजस्व नीति अपनाई गई थी, उससे इनका जमीन भी छीनता चला जा रहा था। वो तो 93 से शुरू हुआ, लेकिन उसके पहले भी बढ़े हुए भू राजस्व के कारण उसकी स्थिति दयनीय होती गई। अब ऐसे परिस्थिति में इन सबों ने, यानी सन्यासियों और इन लोगों ने मिलकर के एक सम्मिलित विद्रोह किया। यहां पर ये आपको लिखना है। और सम्मिलित विद्रोह था तो मुद्दा था चूंकि किसान का, इसीलिए ये किसान आंदोलन के नाम से जाना गया। और इसमें बहुत सारे उस समय के जो लोग थे, उन लोगों ने इसको प्रमोट किया, सन्यासी विद्रोह को, जिनका इनसे कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं था, जो आम जनता थी। और वो किसान नहीं थी तो आम जनता भी इनके साथ थी। और ये इतना भयंकर विद्रोह था कि संपूर्ण बंगाल में ये फैला रहा। और 63 से लेकर के 69 तक तो इसकी गतिविधि थोड़ी कम रही, लेकिन 69 के बाद काफी तीव्रता इसमें आ गई और ये तीव्रता 1800 तक चलता रहा। इसी में मदारियों ने भी, मदारी एक सेक्ट था जो हम पढ़ा चुके हैं पहले, उसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा था इस आंदोलन में। और उस समय हमने आपको बताया कि बिहार का जो सारण का इलाका था, वहां 5000 मदारी इकट्ठा हो गए। और अम्बोल्ट जो उस समय का अधिकारी था, उसको आपात सूचना भेजना पड़ी कि हमारे कंट्रोल से बाहर की बात है। तो इस तरीके से ये आंदोलन 1763 से जो शुरू होता है, वो 1800 में ख़त्म होता है। और ये भारत का पहला किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जो जनजातीय प्रकृति का था, ट्राइबल नेचर का था।
उसके बाद दूसरा जो विद्रोह होता है उसको हम लोग बोलते हैं चुआर विद्रोह। क्या बोलते हैं? चुआर विद्रोह। ये बंगाल में ही एक स्थान है मिदनापुर, ठीक है, और यहां जो चुआर जनजाति रहती थी, देखिए होता क्या है कि बहुत सारी जनजातियां छोटी छोटी और किसी फिक्स एरिया में जो है वो अपने आप को सीमित रखती है। तो जो चुआर जनजाति थी ये मिदनापुर की ही थी और दूसरी जगहों पे इनकी संख्या उतनी नहीं थी। तो ये लोग परेशान किस चीज से थे? तो परेशान थे बढ़े हुए भू राजस्व, और दूसरा दुर्व्यवहार। किसका दुर्व्यवहार? तो राजस्व कलेक्टर का, माने जो भी हो राजस्व संग्रह कर्ता का। एक तो आपने बढ़ा दिया टैक्स, वही। दूसरा जो उसको वसूल करने आ रहा है जो कलेक्टर है, वो भी कलेक्टर बने, आज का डीएम मत समझ लीजिएगा। उस समय का कलेक्टर का मतलब कि सिर्फ कलेक्शंस किया, संग्रह किया। तो इसके दुर्व्यवहार से ये लोग काफी मतलब के अनरेस्ट थे, असंतुष्ट थे, और ऐसी परिस्थिति में मिदनापुर में इन लोगों ने 1767 से लेकर के 1772 ईस्वी तक विद्रोह किया। इन्हें भी यानी चुआर विद्रोह को भी अंग्रेजों ने सैनिक बल के द्वारा या पुलिस बल के द्वारा दबा दिया गया। उस समय तक तो पुलिस आप नहीं कह सकते हैं, जो भी था तो सैनिक ही बल कह सकते हैं। तीसरा जो विद्रोह था उसको बोलते हैं कोल विद्रोह। कोल विद्रोह। ये लोग जो थे वो छोटा नागपुर और संथाल एरिया में पाए जाते थे, और इनके असंतोष का जो कारण था वो अन्य लोगों से अलग था। और क्या था कि इनकी जो भूमि थी, कोलों की भूमि, कोल भूमि को, जहां कोल रहते थे, कोल भूमि को मुस्लिमों और सिखों को दे दिया जा रहा था। मुस्लिमों एवं सिखों को दिया जा रहा था। ये सबसे बड़ा इन लोग के लिए समस्या थी। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी परिस्थिति में जब इनके भूमि को मुसलमानों और सिखों के को दिया जा रहा था, तो इसके विरोध में इन लोगों ने 1820 से लेकर करके 1829 ईस्वी तक विद्रोह किया। तो यहां आप देखिए कि कोल विद्रोह का जो नेचर था वो ब्रिटिश पॉलिसी ही थी। ब्रिटिश पॉलिसी क्या थी कि ये जंगल झाड़ है, इसमें हम अपने एनर्जी को इन्वेस्ट क्यों करें, तो क्यों ना भारत के लोगों को भारत से ही लड़वा दिया जाए। तो क्या किया, जो सिख थे, जो मुस्लिम्स थे, जो थोड़ा पावरफुल थे, उनको क्या कि आपको फ्री में जमीन दे दे रहे हैं, ले जाइए आपका हो गया। अब सरकार वो चला रहे हैं और
और रिटर्न रूप में दे दिए गए तो क्या करेगा? जाएगा कब्जा करेगा। तो कब्जा करेगा तो किससे लड़ेगा? अपने ही लोगों से लड़ेगा ये। तो ये ब्रिटिश नीति का परिणाम था कि कोल जो रिवोल्ट होता है वो कोल रिवोल्ट अंग्रेजों के खिलाफ नहीं होता है, बल्कि ब्रिटिश पॉलिसी के कारण एक भारतीय का दूसरे भारतीय के साथ संघर्ष होता है। एक पक्ष कौन? तो ट्राइबल्स यानी जनजाति, और उसका अपोनेंट या दूसरा पक्ष कौन है? तो मुस्लिम्स और सिख हैं। और पीछे से इनके पीछे अंग्रेज खड़े हुए थे, तो जब रिवोल्ट हुआ तो क्या हुआ? अंग्रेजों ने उसको सप्रेस कर दिया, दबा दिया। एक ये तो बिहार का हुआ, यानी बिहार माने झारखंड का। एक गुजरात में भी कोल रहते थे, और गुजरात में जो कोल रहते थे उन कोलों ने भी रिवोल्ट किया, लेकिन उनका पीरियड अलग था। उनका पीरियड था 1830 से लेकर करके 1848 ईस्वी तक, और यहां भी वही समस्या थी जो झारखंड में थी। तो इस प्रकार से कोल रिवोल्ट जब आप पढ़ेंगे तो वो एक जगह नहीं, सिर्फ झारखंड में नहीं, बल्कि दो जगह। तो कभी कभी क्वेश्चंस को ट्विस्ट करने के लिए इस टाइमिंग में चेंजिंग कर देता है, यानी जो ये करेगा ना मैच वैच देने के लिए, तो कभी ये टाइमिंग दे देगा, कभी ये टाइमिंग दे देगा। तो ये आपका अकाउंटेबिलिटी है कि आप कोल रिवोल्ट के कंटेक्स्ट में इस टाइमिंग को हमेशा अपने जहन में रखें। ठीक है। अब देखिए, चौथा जो रिवोल्ट हो रहा है उसका नाम है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह। मुंडा भी एक ट्राइबल्स था, और इसका इलाका जो है मुख्य रूप से जो रांची आप देखते हैं उधर ये ज्यादा है। पूरा इलाका छोटानागपुर, पलक सिंहभूम, ये सब में ये लोग फैले हुए हैं। तो आमतौर पे ये एक लंबा चलने वाला विद्रोह था, जनजातीय विद्रोह, और ये शुरुआती दौर में ये 1820, 22 और 1836 इस समय ये विद्रोह हुआ। लेकिन इस विद्रोह को हम लोग छिटपुट विद्रोह कह सकते हैं। मतलब बहुत व्यापक पैमाने पे, बड़े पैमाने पे नहीं हुआ। बड़े पैमाना पे जो विद्रोह होता है वो आप कह लीजिए कि 1895 में, और 1895 में जो विद्रोह करता है उस नेता का नाम है बिरसा मुंडा। क्या नाम है? बिरसा मुंडा। अब इसके बारे में जानना काफी जरूरी है कि हाँ, नहीं जानिएगा? क्या विचार है? क्या मजा रहेगा? चलिए, अच्छा है, इसी बहाने पढ़िए। तो बिरसा मुंडा का जो जन्म होता है वो 1874 ईस्वी में, और कहा तो चालकंद एक गांव है, वहीं इनका जन्म होता है, जो रांची के पास ही। आप बल्कि कह लीजिए कि ये रांची शहर के अंदर है। जिस समय लोग पढ़ रहे हैं, जिस समय घटना घटी थी उस समय रांची से बाहर था, लेकिन अब ये उसका एक मोहल्ला है। तो वहीं इनका जन्म एक बटाई करने वाले किसान के यहां हुआ था। बटाई करने वाले किसान के यहां। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत कम ऐसे ट्राइबल्स लीडर्स हैं जो पढ़े लिखे हुए थे, लेकिन इनका जो शिक्षा हुआ वो मिशनरीज में हुआ। यानी ईसाई मिशनरीज। आज भी रांची में आप जाएंगे तो ईसाई मिशनरीज बहुत मिलेंगे आपको। बड़े बड़े स्कूल जो रांची में है वही चलाते हैं, बड़े बड़े चर्च हैं।
तो उन ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां जो थी वो रांची में शुरू से ही थी, और उनका उद्देश्य क्या था? तो धर्म प्रचार करना या धर्मांतरण करना। तो ऐसे में जो जनजातीय लोग होते थे उनको प्रमोट करते थे। तो इस कारण से बिरसा मुंडा भी जो है ईसाई मिशनरी में पढ़ने में सफल हो गए। तो एक प्रकार से ये शिक्षित नेता बनकर के उभरे, लेकिन ये ईसाई नहीं बने। ईसाई मिशनरी में पढ़ने के बावजूद भी इनका जो अपना पारंपरिक जनजातीय धर्म था उनसे इनका लगाव काफी ज्यादा रहा, और इसका रिएक्शन ये हुआ कि ये मुंडा समाज में सामाजिक सुधार करने लगे पढ़ने लिखने के बाद। इनका अगला कंट्रीब्यूशन क्या था शिक्षा के कारण? कि मुंडा समाज में क्या करने लगे? सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार में क्या क्या किया तो जरा सुन लीजिए आप। तो सबसे पहला जो काम किया कि समाज में जो धार्मिक तत्व था उस पर इन्होंने आक्रमण किया। उस समय मुंडा लोग जिन चीजों में लाभ देखा करते थे उनकी पूजा करना शुरू कर देते थे। तो इन्होंने सबसे पहले इसको खत्म कराया कि हर पत्ती को, हर फूल को तुम जो पूजना शुरू कर देते हो तो ये कोई देवता थोड़ी है, ये भी हमारे तुम्हारे तरह एक जीव है, बल्कि ये हमसे तुमसे निम्नतर जीव है। तो अगर उपासना ही करना है तो सिंह बोंगा की उपासना करो। तो सिंह बोंगा का कंसेप्ट इन्होंने दिया। क्या चीज? ये तो है धार्मिक, लेकिन इससे उनके समाज पे बहुत असर पड़ा। और सिंह बोंगा क्या था? कभी नाम सुना है आप लोगों ने? जनजातीय लैंग्वेज में सिंह बोंगा का मतलब हुआ एकेश्वरवाद, यानी धर्म के क्षेत्र में इन्होंने मोनोथिस्ट को अपनाया और कहा कि उस ईश्वर को की मतलब पूजा करो जो बिल्कुल अदृश्य है और इन सारे चीजों को जो है वो पैदा करने वाला है। तो उनका जो ये व्यू आया ना वो एक्चुअली में क्रिश्चियन मिशनरी में पढ़ने के कारण आया, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में भी इसी प्रकार की विचारधारा है। तो अपने जनजातीय धर्म में उन्होंने सुधार किया। उसके बाद क्या कि उसका जो जनजातीय धर्म था वो शराब से बहुत परेशान था। तो इन्होंने अपने समाज में शराबबंदी को प्रमोट किया। जनजाति लोग बहुत शराब पीते हैं। आज भी आप जाइएगा तो रांची के तरफ या झारखंड के इलाका में तो आपको एक विचित्र तरह का शराब मिलेगा जिसको हंडिया बोला जाता है। हंडिया वो क्या होता है पता है आपको? जो चावल हम लोग खाते हैं, हाँ ये माड़ी, देखिए इनको अच्छा पता है, पता नहीं काका पता कर। तो माड़ी हड़िया, हम तो बस में जा रहे थे तो उसी में बहुत बचपन में हमको इस चीज़ का एहसास हुआ कि ये है ना, मतलब वो पी करके कोई औरत मर्द चढ़ी हुई थी तो सब ढकेल रहा था, तो वही बोला था कि हड़िया पिए हुए, हड़िया पिए हुए। तो बात जब चली तो पता चला कि कैसे बनता है। तो चावल होता है उसको मिट्टी के बर्तन में रख दिया जाता है और उसको धूप में रख दिया जाता है, तो उसमें फर्मेंटेशन होता है तो वो शराब बन जाता है और उसी को छान करके जो है लोग पीते हैं। तो ये प्रोसेस है। तो ये उनके विकास में सबसे बड़ा बाधक था शराब। तो इस कारण से उन्होंने एक मूवमेंट चलाया कि शराब नहीं पीना चाहिए, और उसके बाद शिक्षित होने का मूवमेंट चलाया। क्या कि सभी जो है मुंडा लोग अपने बाल बच्चों को पढ़ाएं जैसे हम पढ़े हैं। यही वजह है कि ये रेगुलेशंस के कारण, ऐसे तो संथालों की आबादी बहुत ज़्यादा है, मतलब झारखंड में या पूरे हिंदुस्तान में जनजाति में, लेकिन सबसे शिक्षित ट्राइब्स कोई है तो वो मुंडा है आज भी। और उसके पीछे कारण क्या है कि इनका जो नेतृत्व था
उसने अपने ट्राइब्स को शिक्षित करने की कोशिश की। तो आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब आप बड़ी मात्रा में मिलेंगे आपको मुंडा में। आप रांची में जाइएगा तो जितने हाई पोस्ट पे हैं या पूरे भारत में फैले हुए ये लोग, तो आपको ट्राइबल्स में कोई डेवलप्ड ट्राइब्स मिलेगा, आपको यही लोग मिलेंगे। तो ये सब तो हुआ, पैदा हुए। अब इनमें 1895 में, कब? हाँ, चलिए कोई बात नहीं। अब यहां मामला आते हैं कि 1895 में, 1895 में इन्होंने स्वयं को जो है अवतार घोषित कर दिया। यहां पर अवतार का मतलब दूसरा सेंस आप लोग मत लीजिए। अवतार का यहां पर अर्थ यह है कि इनमें दैव शक्ति आ गई, मतलब डिवाइन पावर। कहा कि ईश्वर ने मुझे दर्शन दिया और कहा कि जाकर के अपने लोगों का त्राण करो, यानी कल्याण करो। और हमें एक दिव्य शक्ति आ गई है और जो अंग्रेज है इनका कोई भी गोली बारूद हम पर असर उसर नहीं करेगा। और ऐसी परिस्थिति में 1899 ईस्वी में क्रिसमस के दिन खास तौर से चुना इन्होंने। क्रिसमस के दिन लगभग 6000 मुंडा को इन्होंने एकत्र कर लिया और विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। यानी जो भी इस्टेब्लिशमेंट अंग्रेजों के थे उसमें आग लगाना, उसको तोड़ना, ये सब शुरू कर दिया कि अब ईश्वर हमारे साथ है, अब ये अंग्रेज कुछ नहीं करेंगे, इनकी सत्ता समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये 1900 नहीं, लेकिन ये जो है वो विद्रोह किया। तो इस विद्रोह को अंग्रेजों ने सैनिक बल के द्वारा दबा दिया और इसके बाद बिरसा जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए। ठीक है। और गिरफ्तार होने के बाद ये अप्रैल 1900 में जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई। और जेल में मृत्यु का कारण बताया जाता है कि इनको हैजा हो गया था और उसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद मुंडा आंदोलन भी समाप्त हो गया। लेकिन मुंडा आंदोलन जरूर समाप्त हो गया अंग्रेजों के विरुद्ध, लेकिन बिरसा मुंडा ने अपने समाज में जो सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन लाया था, वो क्रांति उनकी मृत्यु के बाद भी चलता रहा। और उसका सुफल ये देखने को मिलता है कि अभी सारे जनजातियों में सबसे ज्यादा शिक्षित और विकसित अगर कोई जनजाति झारखंड में है तो वो मुंडा जाति है। इस प्रकार से हम बिरसा मुंडा के द्वारा चलाए गए जो आंदोलन था उसको निरर्थक नहीं कह सकते हैं, बल्कि सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में इसने बहुत अच्छे प्रभाव जमाया। तो अब समय यहीं पर हम लोग का समाप्त होता है। जो बाकी बचे हुए जो अंश हैं उसको कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।